और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी चैनल पे। यहाँ पे मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रही हूँ। देखो नेट का जो सिलेबस है वो आपका मई जून तक एग्जाम होगा, मई जून या फिर जुलाई तक एग्जाम होगा। तब तक मैं आपको बायोलॉजी का जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दूँगा यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, सिर्फ आप चैनल को लगातार देखते रहिए और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो आप लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। और देखो पिछला अपना जो टॉपिक था मैंने आपको बताया था, देखो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन हो गया था अपना। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन करवा दिया था मैंने आपको। एक नंबर कौन सा था, ब्रीदिंग। एक नंबर पे कौन सा था, ब्रीदिंग था। सेकंड नंबर पे कौन था, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और थर्ड नंबर पे कौन सा था, ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ नंबर पे इंटरनल रेस्पिरेशन। और फिफ्थ नंबर पे था अपना सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन ये आपको मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ एक बार पहले। आप एक बार इसको देखो। ब्रीदिंग के अंदर मैंने आपको ब्रीदिंग के दो बताए थे, मैंने यहाँ लिख लो ब्रीदिंग के कितने पार्ट बताए थे। ब्रीदिंग के दो पार्ट बताए थे, याद है ना आपको अच्छे से। ब्रीदिंग के कितने पार्ट बताए थे, दो पार्ट बताए थे मैंने। पहला कौन सा है, ब्रीदिंग का पहला पार्ट है इनहेलेशन, और दूसरा कौन सा है, एक्सहेलेशन। पहला कौन सा है इनहेलेशन और दूसरा कौन सा है एक्सहेलेशन। ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में मैंने आपको बताया था, इनहेलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को इनटेक ऑक्सीजन, इनटेक ऑक्सीजन, और एक्सहेलेशन में ऑक्सीजन को क्या करते हैं, आउट करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ जाती है, बाहर जाती है। अब देखो इनहेलेशन की पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझा दी थी। इनहेलेशन क्यों होता है, कि क्या कारण है कि जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारे लंग्स तक क्यों जाती है। देखो लंग्स की स्ट्रक्चर मैंने आपको कल समझाई थी, डिटेल में बताया था मैंने आपको। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ फिर से। देखो बॉडी कैविटी है, ये बॉडी कैविटी, इसको यहाँ से काटा है हमने, यहाँ से काटा है तो फिर हमें क्या दिख रहा है, अंदर दो लंग्स दिख रहे हैं। लंग्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, देखो लंग्स में एक कवरिंग होती है। आपको अच्छी तरीके से याद है, इस कवरिंग का नाम मैंने आपको क्या बताया था। और एक कवरिंग होती है इसके चारों तरफ, है ना। बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। सीलोम का मतलब जो मेसोडर्म से कवर्ड हो, चारों तरफ से किससे कवर्ड हो, मेसोडर्म से कवर्ड हो, उसको बोलते हैं सीलोम, है ना। देखो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म पढ़ा होगा आपने 9th में 11th में। वही एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है, ये ठीक है। ये बॉडी इसके लंग्स के चारों तरफ कवरिंग है। इस कवरिंग का मैंने आपको क्या नाम बताया था, प्लूरा बताया था। अंदर वाली है उसको बोलेंगे विसरल प्लूरल, विसरल प्लूरा। और बाहर वाली को क्या बोलेंगे, पैराइटल प्लूरा। उम्मीद करती हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो ये पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम, और आगे स्टर्नम, आगे स्टर्नम है। भाई देखो ये बॉडी कैविटी है हमारी, इसमें ये आगे जो है ये वाली जो हड्डी अपने को दिख रही है इसको बोलते हैं स्टर्नम, और पीछे वाले को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, है ना। वर्टिब्रल कॉलम मैंने आपको अच्छे से बताए थे क्या होते हैं।
छोटी छोटी क्या होती है, वर्टिब्रीज होती है ना। इसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं और इसके बीच में से एक न्यूरॉन जारी होती है, ऐसा ही होता है वर्टिब्रल कॉलम। अब देखो यहां से कुछ हड्डी निकलती है, कुछ बोन्स निकलती है और वो आगे आके स्टर्नम से जुड़ती है, पीछे से आ रही है और आगे आके स्टर्नम से जुड़ रही है, पीछे से आ रही है आगे आके जुड़ रही है, पीछे से आ रही है आगे आके जुड़ रही है। कितनी होती है ये रिब्स होती है, कितनी होती है, मैंने आपको कल इनके नंबर भी बताए थे। रिब्स जो होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं, 12 पेयर्स होती है ना, जिसमें से 7 जो होती है वो ट्रू रिब्स होती हैं। ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स का मतलब क्या हो गया, एक तरह से कि पीछे से आ रही है वर्टिब्रल कॉलम से और सीधा आके स्टर्नम से जुड़ रही है, पीछे से आ रही है सीधा आके स्टर्नम से जुड़ रही है, तो ये कौन सी हो गई, ट्रू रिब्स हो गई। और ये कितनी होती है, 7 होती है। 3 जो होती है ना, 3 कैसी होती है, 3 होती है फॉल्स रिब। 3 कैसी होती है, फॉल्स होती है। फॉल्स मतलब जो 7th वाली वर्टिब ये जो है ना रिब्स, 7 वाली रिब है ये इससे आके जुड़ रही है 3, ठीक है, 7 3 10 हो गई। और 2 होती हैं वो फ्लोटिंग होती है, उनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, है ना, वो स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं, ठीक है। अब देखो इतना क्लियर है आपको। नीचे ये क्या है, डायफ्राम, नाम लिख लो। ये क्या है, डायफ्राम है। डायफ्राम की शेप कैसी होती है, डोम शेप होता है डायफ्राम। अब देखो क्या देखा था अपने स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग के 2 देखे थे अपने, इंस्पिरेशन और दूसरा एक्सपिरेशन, है ना। ध्यान से देखो, डरना नहीं है, इंस्पिरेशन का ही नाम इनहेलेशन है। तो ये मत सोचना कि 2 स्टेप है, बता दे 2 ये 4 हो गए, 2 ही है। इंस्पिरेशन को ही इनहेलेशन बोलते हैं और एक्सपिरेशन को एक्सहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन मैंने आपको मैंने समझा दिया था अच्छे से। क्या होता है कि देखो, जैसे मैंने आपको कल एक लॉ बताया था, बॉयल का नियम। बॉयल का लॉ क्या बोलता है कि कोई भी एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर अपने पास क्या है, एयर के कुछ पार्टिकल्स है ना। वो एयर के पार्टिकल्स उसकी दीवारों पे, उसकी वॉल पे क्या लगाते हैं, धक्का लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। वो प्रेशर देखो, एक बार आप ऐसे समझ लो, जैसे ये कोई कंटेनर है अपने पास, ये कोई ग्लास है मान लो, इसके अंदर एयर के 5 मॉलिक्यूल है, 5 पार्टिकल है ना। तो ये इसकी दीवारों पे फोर्स लगाएंगे, ये बताया था ना मैंने आपको कल, जितने भी है वो सभी फोर्स लगाएंगे। अगर मैं क्या करूँ, ये जो कंटेनर है इसमें से ये 5 मॉलिक्यूल है, इनको निकाल के इसमें से और एक बड़े वॉल्यूम वाले में इनको डाल दूं, तो यहाँ पे इनका प्रेशर लगेगा लेकिन कम लगेगा, है ना। मतलब वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे देखो अपनी थोरेसिक कैविटी है, अगर थोरेसिक कैविटी फैलती है तो ये जो अपने लंग्स है ये थोरेसिक कैविटी से चिपके हुए हैं, तो अपने लंग्स भी साथ साथ फैलते हैं और वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ गया तो अंदर प्रेशर कम हो गया। भाई यहाँ ये प्रेशर ज्यादा लगाएंगे, ये थोड़ी जगह में ये कम प्रेशर लगाएंगे, है ना। एक छोटा कमरा है, उसके अंदर आपको कोई राउंड लगाने को कहे तो आपके राउंड जल्दी फटाफट लगेंगे। बड़ा कमरा है, हॉल है बहुत बड़ा, उसके अंदर आप राउंड लगाओगे तो आपका एक राउंड भी काफी टाइम में पूरा होगा। वही बात है यहीं पे, यहाँ पे भी छोटा कंटेनर है, छोटा ग्लास है, इसके अंदर ये पार्टिकल है जो दीवारों पे धक्का लगाएंगे, ये तेज लगेगा और यहाँ प्रेशर जो है वो क्या होगा, कम प्रेशर हो गया। और कम प्रेशर होते ही ऑक्सीजन, जो एयर का जो है, एयर का क्या रूल है, ज्यादा प्रेशर से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर भागती है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बॉडी कैविटी है अपनी, है ना, बॉडी कैविटी क्या होती है, एक्सटेंड करती है। बॉडी कैविटी जैसे एक्सटेंड करेगी, जो लंग्स है ना वो भी साथ साथ में एक्सटेंड करेंगे, जिसकी वजह से अंदर जो प्रेशर है, वॉल्यूम तो बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया ना, वॉल्यूम बढ़ गया, डायफ्राम नीचे आ गया। डायफ्राम कहाँ आ गया था, डायफ्राम एकदम फ्लैट हो गया, फ्लैट चपटा हो गया था, फ्लैटेड डायफ्राम। है ना, डायफ्राम एकदम क्या हो गया था, फ्लैट हो गया। अब देखो इसका जो थोरेसिक कैविटी है, ये जो लंग्स है, थोरेसिक कैविटी है, इसका जो वॉल्यूम है ये नीचे आया तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो एयर प्रेशर अपने आप
कम हो गया। अब इधर से भी वॉल्यूम बढ़ेगा, इधर से कौन बढ़ाएंगी, इनके बीच में जो मसल्स है ना, मैंने आपको बताया था इनके बीच में कौन सी मसल है, इंटरकोस्टल मसल्स, है ना। कहाँ नाम लिखे इनका, इधर लिख ले। इनके बीच में कौन सी मसल्स हैं, इंटरकोस्टल, है ना। इंटरकोस्टल मसल्स कितने टाइप की हो रही है, कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती है। पहला कौन सा, इंटरकोस्टल मसल कितने टाइप की, 2 टाइप की। पहली कौन सी, IICM, और दूसरी कौन सी, EICM। IICM और EICM क्या है, IICM का मतलब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और EICM क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये 2 रिब्स हैं, है ना। इसके एक बाहर की तरफ मसल्स लगी हुई है, एक अंदर की तरफ मसल्स लगी हुई है। बाहर वाली को एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और अंदर वाली को इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। जब ये अपने पास ये इनहेलेशन हो रहा है, इंस्पिरेशन हो रहा है, तो कौन सी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। कॉमन, एक बार कॉमन सेंस लगाओ, ये बाहर वाली मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, भाई ये ऐसे है बाहर की तरफ, और फिर ये इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पीछे की तरफ ये वॉल्यूम पीछे की तरफ बढ़ेगा, और इसकी वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर साइड से इसकी मदद से कैसे बढ़ेगा, लेटरली बढ़ेगा, और इसकी मदद से कैसे बढ़ेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर बढ़ेगा। एक्सटर्नल ICM के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, और डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से बढ़ेगा, ठीक है। इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होने से थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है। एक बार इसको मिटा लो, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो गया, अंदर अंदर क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया वायु का। हवा का प्रेशर जैसे ही कम होगा, हवा बाहर से कहाँ एंटर कर जाएगी, अंदर एंटर कर जाएगी। इतना मैंने आपको कल बता दिया था, है ना। अब देखो, इनहेलेशन, एक नंबर पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन EICM। EICM के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। सेकंड, डायाफ्राम बिकम फ्लैट। डायफ्राम कैसा होगा, फ्लैट हो जाए, मतलब इन 2 की हेल्प से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स भी थोरेसिक कैविटी से चिपके हुए हैं, तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना। लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अंदर एयर प्रेशर कम हो गया और इनहेलेशन हो जाता है। समझ में आ गया इतना। अब देखो, ये EICM के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है, ATP यूज होती है। ATP का किसी भी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ATP का यूज होगा, और रिलैक्सेशन होगा तो ATP का यूज नहीं होता है ना। मतलब इनहेलेशन के अंदर ATP का यूज हो रहा है, इसीलिए इसको एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, एक्टिव प्रोसेस। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस का मतलब जिसके अंदर एनर्जी का यूज होता हो। मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ATP का यूज होता है, जब रिलैक्सेशन होता है तो ATP का यूज नहीं होता है। जो अपनी अपन देखेंगे, जो ये एक्सहेलेशन होगा, इसके अंदर ये मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन होगा, और रिलैक्सेशन के लिए ATP का यूज नहीं होता है, इसलिए ये कैसी प्रोसेस हो जाएगी, एक्सहेलेशन कैसी प्रोसेस हो जाएगी, पैसिव प्रोसेस। इतना आप लोगों को क्लियर है। देखो, फिर से देखो एक बार, इनहेलेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। डायफ्राम बिकम फ्लैट, डायफ्राम जो है वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम फ्लैट होने की वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम और बढ़ेगा। देखो, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर 75% रोल जो है वो डायफ्राम का है, क्वेश्चन आ चुका है। 75% रोल किसका है, डायफ्राम का है, और 25% रोल किसका है, EICM का है, ठीक है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है ड्यूरिंग द इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। अब देखो,
अब इनहेलेशन हो गया, आपके अच्छे से समझ में आ गया इनहेलेशन क्या हो रहा है। इनहेलेशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया है, इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। सबसे पहले बात क्या याद रखनी है, इनहेलेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या होता है, डायफ्राम जो है वो चपटा हो जाता है ना, डायफ्राम चपटा हो जाता है, और ये एक्सहेलेशन के अंदर डायफ्राम कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, सिर्फ दो प्रोसेस होती हैं इनहेलेशन के अंदर, कौन कौन सी, कंट्रैक्शन इन EICM और डायफ्राम बिकम फ्लैटेड। ठीक है, डायफ्राम का कितना परसेंट पार्टिसिपेट होता है, 75% पार्टिसिपेट होता है, और 25% किसका पार्टिसिपेशन होता है, EICM का पार्टिसिपेशन होता है। अब देखो एक्सहेलेशन, छोटी सी बात है, एक्सहेलेशन के अंदर क्या करना है, अपने को कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के अंदर आ गई, इनहेलेशन से अपन ने ऑक्सीजन अंदर लिया और ऑक्सीजन अपने ब्लड कैपिलरीज को दी है, और ब्लड कैपिलरीज ने अपने को बदले में क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। तो एल्यूलाइज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर गई, CO2 भर गई। अब इस CO2 को क्या करना है, बाहर निकालना है। CO2 बाहर कैसे निकले, जब थोरेसिक कैविटी का और लंग्स का प्रेशर कम हो जाए, थोरेसिक कैविटी और लंग्स का प्रेशर कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर चली जाएगी। क्योंकि देखो मैंने आपको कल बताया था, जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर में एयर का टोटल जो प्रेशर है वो 760 mm of Hg है। mm of Hg जो है ये इसकी यूनिट है, प्रेशर को नापने की यूनिट है ना, इसको ATM भी बोलते हैं, 1 ATM हो गया ये। ठीक है, अब देखो कितना प्रेशर है, 760 mm of Hg, ये तो टोटल प्रेशर है। टोटल प्रेशर कितना, 760, इसके अंदर 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है 0.3 पॉइंट कुछ है ना, और आर्गन भी है, बहुत सारे नियॉन भी है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है ना। टोटल 760 है, उसमें से 21% किसका है, ऑक्सीजन का है। पढ़ने को ऑक्सीजन से मतलब है। एटमॉस्फेयर में देखो अपने को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर कितना परसेंट है, 0.3 है ना। यहाँ पे क्या हुआ, थोरेसिक कैविटी के लंग्स के अंदर, थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स के अंदर क्या हुआ कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिली है, ब्लड कैपिलरीज से मिली है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, थोरेसिक कैविटी चिपकेगी मतलब सीधा सा क्या होगा, जो EICM है कॉन्ट्रैक्टेड हो रखी थी वो रिलैक्सेशन आ जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। डायफ्राम जो है वापस अपनी जो उसकी पोजीशन है उसी में आ जाएगा। डायफ्राम बिकम डोम शेप्ड, यही तो होगा ना। एक्सटर्नल ICM के अंदर रिलैक्सेशन हो जाएगा भाई, इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा था। अब अपन ने क्या किया, इसको कम कर दिया। अगर इसको कम कर दिया तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगा। डायफ्राम डोम शेप था, अब फ्लैट हो गया वापस से, नहीं फ्लैट था, डोम शेप हो गया वापस से। डोम शेप हो गया तो ये ऊपर से ये भी इसको वॉल्यूम को कम कर देगा। अब यहाँ से भी वॉल्यूम कम हो गया, यहाँ से भी वॉल्यूम कम हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आसानी से कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रेशर ज्यादा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, बाहर प्रेशर कम है, वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ गया। इतना समझ में आ गया। अब देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है ना, अपना टॉपिक यही है ना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो गया। अब इसमें अपने को ये देखना है कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को क्या जरूरत है अंदर जाने की, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या जरूरत है बाहर जाने की। क्योंकि मैंने बताया था आपको, एयर का एक रूल है, अधिक ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाती है, हाई टू लो। एयर मूव्स हाई टू लो प्रेशर है ना, हाई टू लो प्रेशर।
अब देखो ये एल्विलाई है, इसके अंदर ऑक्सीजन आई है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहां पहुंच गई। अब देखो ऑक्सीजन यहां से कहां जाएगी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है मान लो, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी, और ऑक्सीजन किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। ये ब्लड कैपिलरी फिर कहाँ जाएगी आगे, अब ये कैसे हो गई, ऑक्सीजन आ गई इसमें, ये ऑक्सीजनेटेड हो गई। अब ये मान लो ये कहाँ आती है, ये आती है हमारे हार्ट के अंदर आती है ना, ये कहाँ आएगी, हार्ट के अंदर आएगी, हार्ट के अंदर आके आर्टरी के अंदर आएगी, फिर वेंट्रिकल के पास जाएगी, और वेंट्रिकल से फिर बाहर वापस जाएगी टिश्यू के अंदर, है ना। यहाँ ये मान लो कोई अपने पास ये कोई सेल है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है इसके पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लैक से है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड है, आई यहाँ पे आई। अब यहाँ पे इसने क्या किया, ग्लूकोज के साथ मिलके ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन से क्या होगा, यहाँ पे CO2 बनेगी प्लस ATP बनेगी, ATP तो यूज हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करेगा, इसमें ड्रॉप कर देगा, और ऑक्सीजन को अपने पास ड्रॉप कर लेगा, है ना। अब देखो यहां से ये ब्लड जो है वापस कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, वापस हार्ट के पास आएगा, और हार्ट इसको वापस कहाँ पंप करेगा, हार्ट इसको वापस कहाँ पंप कर देगा, ब्लड कैपिलरीज में पंप कर देगा, नहीं इसमें लंग्स में पंप कर देगा। ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है, अब देखो मैं फिर से बता देती हूँ आपको, ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पे प्रेशर CO2 का ज्यादा, है ना, यहाँ से CO2 कहाँ मूव कर जाएगी, यहाँ कर जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन इधर आ गई, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन इधर आ गई, ये एक्सचेंज हो गया ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नली तो है ये, है ना। अब यहां से ऑक्सीजन चली, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, इधर लिख लो ऑक्सीजनेटेड, और ये डीऑक्सीजनेटेड, ऐसा ही तो है। अब ये यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ जाएगा, सीधा लंग्स से कहाँ आएगा, हार्ट के अंदर आएगा, हार्ट की 4 चेंबर बना लो, ये एट्रिया है, ये भी एट्रिया, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल, ये कौन सा लेफ्ट, ये कौन सा राइट, ऐसे ही होते हैं भाई। जो हम जिस भी बंदे की स्टडी कर रहे हैं ना, उसका लेफ्ट राइट लेंगे, हमारा लेफ्ट राइट नहीं लेंगे। ये देखो एट्रिया जो है, ये जैसे मैं ऐसे हूँ, अब मेरी स्टडी कर रहे हो तो ये मेरा कौन सा है, ये कौन सा है मेरा राइट, और ये कौन सा है लेफ्ट, तो ऐसे ही इसमें ये इधर वाला राइट लेफ्ट होगा, तो ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, है। देखो लंग्स के पास ऑक्सीजन है, कहाँ आएगी, लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ आएगी, हार्ट के अंदर आएगी, हार्ट इसको पंप करेगा टिश्यूज तक, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड कर देगा इसको, टिश्यू डीऑक्सीजनेटेड कर देगा, तो ये वापस कहाँ आएगी, पहले हार्ट के अंदर आएगी, और हार्ट इसको कहाँ पंप करेगा, कहाँ पंप करेगा, लंग्स के पास। इसीलिए डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, जो ह्यूमंस के अंदर होता है वो सर्कुलेशन किस टाइप का होता है, डबल सर्कुलेशन, एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, हार्ट से एक ही बार होकर ब्लड गुजरता है, इसमें ब्लड हार्ट से होकर कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, जब सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन करेंगे उसमें मैं आपको पूरा करवा दूंगी। देखो अब ये आपको समझ में आ गया अच्छे से, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक इधर हो गया इंटरनल, एक यहाँ पे भी तो होगा, यहाँ पे ये हो रहा, ये सेकेंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है।
इसको इंटरनल भी बोलते हैं, एल, है ना। एक ये यहाँ हो गया, इसके अंदर ये सेल्यूलर हो गया। आपको सारी बातें क्लियर हैं? ऑक्सीजन कहाँ आई? ब्लड कैपिलरी के पास आई। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट के अंदर जाएगा। हार्ट इसको पंप करके टिश्यूज के पास भेजेगा, टिश्यूज से फिर डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस हार्ट के अंदर आएगा, और हार्ट इसको फिर कहाँ भेजेगा? लंग्स के पास भेजेगा। इतना ही है इसके अंदर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस 1 2 तीसरा, और एक ट्रांसपोर्टेशन चौथा। यही प्रोसेस बताई थी मैंने आपको। अब इनहेलेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर जो है एल्यूलाई के अंदर प्रेशर कैसा हो जाता है, इनहेलेशन कर रहे हैं अपन, ऑक्सीजन को अपने को अंदर लेना है, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, उसके साथ साथ लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। थोरेसिक कैविटी और लंग्स दोनों का वॉल्यूम साथ बढ़ने की वजह से यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, एल्यूलाई का वॉल्यूम भी बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर बाहर प्रेशर कैसा है, ज्यादा है, और अंदर प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम, है ना। तो यहाँ पे प्रेशर कैसा हो जाएगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेयर में और अंदर प्रेशर कम है, तो ऑक्सीजन अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ आएगी। ठीक है, इतना हो गया, आपके समझ में आ गया। अब देखो यहां से फिर एक्सचेंज, फिर हार्ट, फिर टिश्यू, फिर वापस हार्ट, और फिर लंग्स के पास, और लंग्स से बाहर। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक और देख लो, ये जो प्रेशर है ना, ये होता कितना है, क्यों प्रेशर घटता बढ़ता है, ये प्रेशर का क्या कंसेप्ट है, आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा तो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस से आपके क्वेश्चन जो भी आएंगे नीट के अंदर आएंगे या फिर बोर्ड्स के अंदर आएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। आप रेगुलर क्लास लगाया करो और इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाओ जो कोचिंग क्लासेस नहीं ले पा रहे बेचारे, और जिनको पढ़ना है, जो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है ना। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। एक सेकंड रुको। अब देखो अपने को क्या देखना है, ये एल्वेलाई है, मैं आपको प्रेशर बता रही हूँ, है ना। प्रेशर कहाँ कितना होता है ना। एटमॉस्फेयर के अंदर देखो 760 mm ऑफ Hg होता है ना। उसमें से 21% ऑक्सीजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है उसमें। इसमें ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अब देखो 760 mm ऑफ Hg। अब देखो यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरी है, ये हार्ट है, फोर चेम्बर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक तो अपने पास देखो 760 तो टोटल है, अब बहुत सारी गैसेस हैं इसके अंदर, तो अगर एक गैस है तो उसको प्रेशर बोलते हैं, है ना। एक गैस है तो उसको प्रेशर बोलते हैं, लेकिन बहुत सारी गैसेस है तो उसको पार्शियल प्रेशर बोल देते हैं। पार्शियल प्रेशर मतलब आंशिक दाब, मतलब ये टोटल 760 में से 21% जो प्रेशर है वो कौन लगा दिए, एल्यूलाई के अंदर प्रेशर कितना होगा, इसको बोलते हैं PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये एल्यूलाई के अंदर होता है 104, है ना। अब यहां से देखो कलर से नहीं बनाया, फिर भी समझ लो एक बार आप, यहाँ पे ऑक्सीजन
यहां मूव करेगी, है ना। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ, एक तो अपने को PO2 देखना है और एक PCO2 देखना है, बाकी अपने को किसी से मतलब नहीं। अब एक बात मेरे को बताओ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती क्या? होती है, थोड़ी होती है। और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और O2 भी होती है, लेकिन O2 क्या होती है? कम होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी कंपैरिजन में ज्यादा होती है। और ऑक्सीजनेटेड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कम होती है। अब देखो जिसमें भी कम है ना कार्बन डाइऑक्साइड, जहां भी कम है कार्बन डाइऑक्साइड 40, मिनिमम कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है। और O2 भी जहां कम है ना वो कितनी होती है? 40। 40 क्या है? PO2 है, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड के ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, तो वो जो PCO2 होगा वो 45 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना होता है? 45 होता है। डीऑक्सीजनेटेड के अंदर 45 क्या होगा? 45 PCO2 और 40 PO2। अब देखो यहाँ पे ये PO2 104 है, तो PCO2 यहाँ पे कितना होगा? कम वाला 40 होता है हमेशा, ज्यादा वाला कितना भी हो कम वाला 40 ही होगा, ठीक है। अब ये देखो ऑक्सीजन यहाँ आ गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर PO2 कितना होगा? PO2 और एक PCO2। ऑक्सीजनेटेड है तो PCO2 40 हो गया। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब देखो और PO2 कितना होगा? PO2 यहाँ पे होता है 95, ठीक है। यहाँ पे 104, यहाँ पे 95, ठीक है। अब ये यहाँ पे फिर हेड के अंदर आएगा, यहाँ पे थोड़ी ना यूज हो रहा है ऑक्सीजन का, वही वही यहाँ पे भी PO2 देखो कितना ही होगा? 95 ही होगा। और PCO2 कितना होगा? 40 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे टिश्यू है, इस टिश्यू को दे दिया ऑक्सीजन, अब ये टिश्यू को ऑक्सीजन दे दी तो यहाँ पे PO2 कम हो गया, तो अब ये PO2 कम हो गया, ये PO2 यहाँ पे ये PO2 आ जाएगा 40, है ना। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सी, है ना। डीऑक्सी मतलब विदाउट ऑक्सीजन का। इसके अंदर PO2 कितना हो गया? PO2 तो 40 हो गया, और PCO2 मैक्सिमम कितना होता है? 45। 45 से ज्यादा होता ही नहीं है। अभी वापस कहाँ जाएगा? हार्ट के अंदर, और हार्ट से फिर अपन वापस ये कहाँ आएगा? लंग्स के अंदर आएगा। तो यहाँ PO2 कितना होगा भाई? ये कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड है, ये डीऑक्सीजनेटेड है और ये ऑक्सीजनेटेड है, इधर लिख लो। डीऑक्सीजनेटेड के अंदर PO2 40, PCO2 45, क्लियर है। और इसके अंदर PO2 कितना? 95 और PCO2 कितना? 40। इतना क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया? एल्वेलाई के अंदर 104 PO2, और फिर जब ये इसको ट्रांसफर करेगी तो यहाँ पे ये PO2 का लेवल कितना हो गया? 95 और PCO2 40, ठीक है। टिश्यू को ऑक्सीजन देने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, तो इसमें PCO2 कितना हो गया? 45 हो गया, और PO2 कितना? 40 हो गया, ठीक है। और फिर अब ये वापस ब्लड हार्ट के अंदर जाएगा, और हार्ट से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वही बात है, PO2 40, PCO2 45। मतलब PCO2 का जो अपन देखेंगे, PCO2 हमेशा या तो 40 होगा या फिर 45 होगा। 40 मिनिमम है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी 40 होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना होता है? 45 होता है। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजनेटेड के अंदर ज्यादा होगा 95, और डीऑक्सीजनेटेड के अंदर कितना होगा? 40, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको? कम वाला 40, ये बात याद रखना। अब देखो इतना क्लियर हो गया आपको? अब एक बात और देख लो, फिर आज की क्लास यही तक, ठीक है। एल्वेलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना? 104, है ना। देखो एक होता है PO2 और एक होता है PCO2, है ना। पहले पहले किसके अंदर? एल्वेलाई के अंदर कितना प्रेशर, है ना। और फिर ऑक्सी के अंदर, ऑक्सी ब्लड में, है ना। और फिर ये किसमें? डीऑक्सी ब्लड में, है ना। ये देख लो एक बार, एल्वेलाई के अंदर कितना बताया था मैंने? 104,
0.4 बताया था। यहाँ पे फिर ये 0.4 देखो, पहले कम वाला लिख लो। एल्यूलाई के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगी? ज्यादा ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है, वो तो 0.03% होती है और ऑक्सीजन 21% होती है। तो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा तो PCO2 सीधी सी बात है कम होगा, तो 40 लिख लो इसको सीधा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ज्यादा कौन होगा? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कम होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से यहाँ पे कितना होगा? 40 हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कौन ज्यादा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, लेकिन कम कौन होगा? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 40। कितना समझ में आया? डीऑक्सीजनेटेड के अंदर ये PO2 40 है, PCO2 की मैक्सिमम औकात कितनी है? 45। इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता। ठीक है, अब PCO2 अब क्या बच गया? ये ऑक्सीजनेटेड के अंदर बच गया कि ऑक्सीजनेटेड के अंदर एल्वेलाई के अंदर 104 और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरी के अंदर 95। क्लियर है? आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप मेरे को इसके बारे में बताना कि आपको समझ में आया नहीं आया। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताना जरूर कि आपका क्या रिस्पॉन्स रहा। कल वाले क्वेश्चन का कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया था, कुछ ने नहीं किया। ठीक है, अब आप कल मैं आपको अगला टॉपिक शुरू करेंगे अपन, और आप एक बार इसको PO2 और PCO2 ये कंसेप्ट आप क्लियर कर लेना। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को क्वेश्चन जरूर पूछना अगर आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।